हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। इसमें सुनिए। सार्वजनिक व्यय के कुछ वर्गीकरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बेनिफिट्स यानी कि लाभ के अनुसार वर्गीकरण। इसमें सुनिए। 19वीं शताब्दी के अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें कैनन तथा प्लेहन के नाम उल्लेखनीय हैं, समाज के विभिन्न वर्गों को प्राप्त करने वाले लाभ के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया है। प्लेहन ने सार्वजनिक व्यय को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है। नंबर अ, समाज को लाभ। वह व्यय जिसका लाभ समाज में रहने वाले को साधारण रूप से पहुंचता है, जैसे सुरक्षा संबंधी व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर किया गया व्यय। नंबर ब, विशिष्ट वर्ग को लाभ। वह व्यय जो कुछ विशेष वर्ग के लाभ के लिए किया जाता है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण समाज उससे लाभान्वित होता है, क्योंकि यह व्यय उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते, जैसे बेकारी बीमा, बीमारी बीमा, वृद्धावस्था पेंशन आदि। नंबर 7, विशिष्ट लाभ। विशिष्ट लाभ में वह व्यय जो कुछ मनुष्यों को तो विशिष्ट लाभ पहुंचाता है, पर उससे संपूर्ण समाज को भी लाभ पहुंचाता है, जैसे न्याय व्यवस्था पर व्यय आदि। नंबर 10, विशिष्ट व्यक्तियों को लाभ। वह व्यय जिससे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही लाभ होता है, जैसे राजकीय उद्योगों पर व्यय। अब इसकी आती है आलोचना। इसमें नंबर आ है दोषपूर्ण वर्गीकरण। यह वर्गीकरण दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें गिनाए हुए चारों वर्ग एक दूसरे से पूर्णतया पृथक नहीं हैं। नंबर ब, सामूहिक लाभ। लगभग सभी व्यय ऐसे होते हैं जो एक ओर तो सामूहिक लाभ प्रदान करते हैं और दूसरी ओर वही व्यय कुछ व्यक्तियों एवं वर्गों को भी लाभ पहुंचाते हैं, जिससे उनका विभाजन करना प्रायः संभव नहीं होता। नंबर 2 आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इनकम, इनकी आय के अनुसार वर्गीकरण। इसमें प्रोफेसर निकलसन ने सार्वजनिक व्यय से राज्य को प्राप्त होने वाली आय के आधार पर सरकारी व्यय का वर्गीकरण किया है। इन्होंने भी सार्वजनिक व्यय को निम्न 4 भागों में बांटा है। नंबर अ, अनुत्पादक व्यय। तो वह व्यय जिससे राज्य को किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आय प्राप्त नहीं होती, जैसे युद्ध व्यय, निर्धनों को दी जाने वाली सहायता आदि। नंबर ब, परोक्ष लाभ। वह व्यय जिससे राज्य को कोई प्रत्यक्ष आय नहीं होती, किंतु सार्वजनिक आय में परोक्ष रूप से लाभ होता है, जैसे निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि शिक्षा व्यक्तियों की कार्यकुशलता तथा उत्पादन शक्ति में वृद्धि करती है, जिसके फलस्वरूप जनता की कर देय क्षमता में वृद्धि हो जाती है। नंबर 7, आंशिक प्रत्यक्ष लाभ। वह व्यय जिससे राज्य को आंशिक रूप से प्रत्यक्ष लाभ होता है, अर्थात जिससे शुल्क की दर सेवा के मूल्य से कम होती है, जैसे सशुल्क शिक्षा, न्यायालयों पर व्यय आदि। नंबर 10 है अतिरिक्त आय की प्राप्ति। वह व्यय जिससे केवल राज्य का व्यय ही पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो जाता है, बल्कि उससे राज्य को अतिरिक्त आय भी प्राप्ति होती है, जैसे रेल, डाकखाने और सड़कों पर किया गया व्यय। इसकी आलोचना आती है। इसमें नंबर आ है अस्पष्ट विचार। यह वर्गीकरण सार्वजनिक व्यय की प्रकृति एवं उनकी विशेषताओं को स्पष्ट नहीं करता। नंबर 12 है आय में वृद्धि। वस्तुतः सार्वजनिक व्यय की कोई भी मद ऐसी नहीं होती है जिससे राज्य की आय में परोक्ष रूप से वृद्धि न होती हो। अब नंबर 3 आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, यानी कि कार्य के अनुसार वर्गीकरण। प्रोफेसर एडम्स ने सार्वजनिक व्यय को 3 भागों में बांटा है। नंबर आ, सुरक्षा व्यय। सुरक्षा व्यय में सुनिए।
वह व्यय जो देश के नागरिकों की जान और माल की रक्षा करने के लिए किए जाते हैं, जैसे पुलिस, सेना, न्यायालयों व जेल आदि पर किए गए व्यय। नंबर 12 व्यापार व वाणिज्य संबंधी व्यय, वह व्यय जो देश में व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिए किए जाते हैं, जैसे रेल, तार, डाक, यातायात आदि पर किया गया व्यय। नंबर 7 है विकास व्यय, यह व्यय जो देश के विकास के लिए और नागरिकों के कल्याण के लिए किए जाते हैं, जैसे शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक बीमा, सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि। बेस्टेवल ने भी प्रोफेसर एडम्स के मत को स्वीकार किया है। इसकी अब आती है आलोचना। आलोचना में सुनिए, इस वर्गीकरण की प्रोफेसर सेलिगमैन तथा मिल ने आलोचना की है। उनका कहना है कि इस वर्गीकरण का दोष यह है कि हम एक व्यय को किसी दूसरे व्यय से किसी ठोस आधार पर अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही व्यय विभिन्न दृष्टिकोणों से सुरक्षात्मक, व्यापारिक और विकासात्मक हो सकते हैं। नंबर 4 आता है कंपलसरी और वॉलंटरी एक्सपेंडिचर, यानी कि आवश्यक एवं ऐच्छिक व्यय। मिल ने प्रोफेसर एडम्स की आलोचना करते हुए राजकीय व्यय को 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर आवश्यक व्यय, ये वे व्यय हैं जो सरकार को कुछ पुराने वचनों के निर्वाह अथवा कानूनी प्रतिबंधों के कारण करने अनिवार्य होते हैं, जैसे रक्षा, न्याय आदि पर व्यय। नंबर 12 आता है ऐच्छिक व्यय, ये व्यय हैं जिनका करना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है और सरकार उनमें यथासंभव परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर सकती है, जैसे रेलों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि पर व्यय। इसकी आती है आलोचना। आलोचना में सुनिए, इसमें यह वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि सरकार के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों का वर्गीकरण करना अत्यंत कठिन है। नंबर 5 प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्सपेंडिचर, प्राथमिक एवं गौण व्यय। प्रोफेसर शिराज ने सार्वजनिक व्यय को 2 भागों में बांटा है। नंबर प्राथमिक व्यय, ऐसे व्यय जो सुरक्षा और शांति स्थापना के लिए किए जाते हैं, प्राथमिक व्यय कहलाती हैं। इनका करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। नंबर 2 गौण व्यय, समाज की उन्नति से संबंधित सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय गौण व्यय कहलाते हैं। इसकी आलोचना है, यह वर्गीकरण भी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि दोनों प्रकार के व्ययों को स्पष्ट रूप से अलग अलग करना संभव नहीं है। नंबर 6 ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर, हस्तांतरणीय और अहस्तांतरणीय व्यय। प्रोफेसर पीगू के अनुसार राजकीय व्यय को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर हस्तांतरण व्यय, तो इसमें सुनिए, इससे अभिप्राय उस सरकारी व्यय से है जो सरकार द्वारा नागरिकों के हितों के लिए किया जाता है, जैसे बीमारी के समय सहायता, बेरोजगारी लाभ। नंबर 12 है अहस्तांतरण व्यय, वे व्यय जो सरकार द्वारा अपने लाभ के लिए किए जाते हैं हस्तांतरण व्यय कहलाते हैं, जैसे प्रशासन पर किया गया व्यय। इसकी आलोचना आती है, इस वर्गीकरण में मुख्य दोष यह है कि दोनों वर्गों के बीच की स्पष्ट रेखा नहीं खींची गई है। नंबर 7 वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल एक्सपेंडिचर, यानी कि अपरिवर्ती और परिवर्ती व्यय। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर J.K. मेहता के अनुसार सार्वजनिक व्यय 2 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर अपरिवर्ती व्यय, यह व्यय हैं जिसकी लागत जनता द्वारा प्रयोग के बढ़ जाने से भी नहीं बढ़ती, जैसे सुरक्षा, हवाई अड्डों, प्रकाश स्तंभों पर व्यय। फिर नंबर 12 आता है परिवर्ती व्यय। परिवर्ती व्यय यानी कि यह व्यय हैं जो उपभोग बढ़ाने के साथ साथ बढ़ते हैं और उपयोग घटाने के साथ साथ घटते हैं, जैसे डाक सेवाओं, शिक्षा पर व्यय आदि। इसकी आलोचना है, प्रोफेसर मेहता ने स्वयं भी स्वीकार किया है कि इनके वर्गीकरण में भी एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग नहीं किया जा सकता। नंबर 8 है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड्स, यानी कि आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण। इसमें प्रोफेसर रोस्टर ने सार्वजनिक व्यय को 3 भागों में बांटा है। नंबर आवश्यक व्यय, यानी कि जिसे सरकार को आवश्यकतानुसार आवश्यक रूप से पूरा करना चाहिए। नंबर 12 लाभदायक व्यय, जिसे समय अनुसार परिस्थितियों के कारण स्थगित भी किया जा सकता है। नंबर 7
अनावश्यक व्यय जिसे करने या न करने का कोई विशेष महत्व नहीं होता। इसकी आलोचना इस वर्गीकरण के अनुसार यह जानना मुश्किल है कि किस व्यय को अनावश्यक माना जाए या किसको लाभदायक माना जाए और किसको आवश्यक माना जाए। नंबर 9 क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी कि प्रशासन इकाई के आधार पर वर्गीकरण। कुछ सिद्धांतों में प्रशासन इकाई के आधार पर सार्वजनिक व्यय को 3 भागों में बांटा है। नंबर आ केंद्रीय व्यय। केंद्रीय व्यय में है इस व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है जो देश के केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे भारत सरकार द्वारा सुरक्षा पर किया गया व्यय केंद्रीय व्यय कहलाता है। नंबर बा प्रांतीय व्यय। यह व्यय जो देश की सरकारों द्वारा किया जाता है प्रांतीय व्यय कहलाता है, जैसे कृषि, पुलिस, शिक्षा आदि पर किया गया व्यय प्रांतीय व्यय कहलाता है। नंबर सा स्थानीय व्यय। स्थानीय सेवाओं जैसे नगर पालिका, जिला परिषद एवं पंचायत द्वारा किया गया व्यय स्थानीय व्यय कहलाता है। नंबर 10 आता है डाल्टन्स क्लासिफिकेशन। डाल्टन का वर्गीकरण। डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत निम्नलिखित मदों को शामिल किया है: विदेशों में कूटनीतिक प्रतिनिधियों आदि के रखरखाव संबंधी व्यय, नागरिक प्रशासन संबंधी व्यय, विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध देश की रक्षा और देश में शांति व्यवस्था से संबंधित व्यय, न्याय व्यवस्था संबंधी व्यय। नंबर 11 है श्रीमती हिक्स क्लासिफिकेशन। श्रीमती हिक्स का वर्गीकरण। श्रीमती हिक्स ने एडम स्मिथ के राज्य के कार्यों के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उनके अनुसार सार्वजनिक व्यय पहले सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए किए जाना चाहिए, द्वितीय नागरिक प्रशासन के लिए, तृतीय आर्थिक व्यय जैसे निजी व्यवसाय को दिए गए अनुदान तथा आर्थिक मदद एवं सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन संबंधी व्यय तथा चतुर्थ सामाजिक व्यय की दृष्टि से किया जा सकता है। नंबर 12 फंक्शनल क्लासिफिकेशन कार्यवाहक वर्गीकरण। आजकल सार्वजनिक व्यय का कार्यात्मक वर्गीकरण प्रचलित हो गया है। नंबर 13 है इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन आर्थिक वर्गीकरण। सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे उनका आर्थिक विवेचन सरलता से किया जा सके तथा इस लक्ष्य की प्रगति के लिए संसार के अधिकांश देशों ने सार्वजनिक व्यय को आर्थिक वर्गीकरण को अपनाया है। इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, राजस्व या चालू खाता और पूंजीगत खाता। इसका अर्थ है कि सरकार के समस्त व्यय को 2 भागों में बांटा गया है, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।